नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के जो है यहाँ पर भोजन पोषण एवं स्वच्छता के यहाँ पर हमने जो है वीडियो शुरू किया था, जिसमें प्लेलिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर ये पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम यहाँ पर जो है यूनिट फर्स्ट के बारे में बता दिया था। आज हम यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड के 2 या 3 लेक्चर होंगे, जिनमें से यह यूनिट सेकंड थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें से 2 या 3 लेक्चर होंगे, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं इसके बहुकल्पी में। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें आपको, इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी सभी का जो है यहाँ पर जो है पेपर का वीडियो मिल जाएगा। और बीएससी और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो है आपको यहाँ पर लेक्चर भी मिल जाएगा, फिजिक्स और मैथ का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, वो भी नई शिक्षा नीति के अनुसार, या बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में यह कॉमन होता है प्रथम सेमेस्टर में। तो यूनिट सेकंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ लिया था। यूनिट सेकंड में जो है यहाँ पर हम कौन कौन टॉपिक इसमें से आज डिस्कस करेंगे। इनमें से बहुकल्पी पोषक तत्व, इस यहाँ पर स्थूल होगा, स्थूल एंड सूक्ष्म कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसमें का, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर लिंग, दूसरा है आयु, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जलवायु मौसम, और चौथा है यहाँ से उपयुक्त में से सभी। तो संतुलित आहार को जो प्रभावित करने वाला कारक होता है, इसमें से यह भी ऑप्शन सही है, यह भी सही है, जलवायु मौसम भी सही है। तो यहाँ पर से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें से कुछ नोट पॉइंट है, देख लीजिए इसमें से कि संतुलित आहार के लिए पौष्टिक तत्वों तथा भोज्य पदार्थों की प्रस्तावित आदर्श मात्राएं किन संस्था या संस्थाओं द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर जो है I.C.MR द्वारा, WHO द्वारा एंड FAO द्वारा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से कि जो संतुलित आहार की जो संस्थाएं हैं यहाँ पर 3 ही हैं, ICMR है, WHO है और FAO द्वारा है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में हर बार आता है कि RDA का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर RDA का फुल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन है रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस, दूसरा है यहाँ पर रिड्यूस्ड डाइटरी एलोवेंस, तीसरा है रिकमेंडेड डाइट एलोवेंस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है RDA का जो पूरा नाम है, फुल नेम है, वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए RDA के बारे में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखिए RDA मतलब होता है कि पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा जो आपके बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है। कभी कभी RDA को रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह भी याद कीजिए कि जो RDA है, जो यहाँ पर RDA का मतलब होता है कि पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा जो बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है। और कभी कभी RDA को जो है यहाँ पर रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा, यह भी कई क्वेश्चन बनता है कई बार। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है, ICMR के भोज समूहों को कितने भागों में बांटा गया है। जो ICMR है के भोज समूहों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 3 है, चौथा यहाँ पर 6 है, और यहाँ तीसरा यहाँ पर 7 है, चौथा यहाँ पर 4 है। तो जो यहाँ पर ICMR के भोज समूह को जो है यहाँ पर 4 वर्गों में बांटा गया है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, यहाँ पर 4 वर्गों में बांटा गया है, अर्थात 4 भागों में बांटा गया है। चलिए यहाँ से हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, एक मांसाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन कितनी जो है मात्रा में दूध लेना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 200 ग्राम, दूसरा है यहाँ पर 100 ग्राम, तीसरा है यहाँ पर 125 ग्राम, और चौथा है यहाँ पर 300 ग्राम। तो एक मांसाहारी प्रौढ़ महिला को जो है प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
यहाँ पर 200 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए, एक मांसाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन जो है यहाँ पर 100 मात्रा में अर्थात 200 ग्राम है, 200 ग्राम जो है 200 ग्राम दूध देना चाहिए। तो यहाँ इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। आगे यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक गर्भवती प्रौढ़ स्त्री को कितने ग्राम अतिरिक्त दूध की आवश्यकता होती है? तो यहाँ से देखिए 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से आगे कई क्वेश्चन हैं जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। एक धात्री महिला को प्रतिदिन अपने आहार में कितना अतिरिक्त दूध लेना चाहिए? तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 125 ग्राम। माँ के शरीर में प्रतिदिन कितना दूध का निर्माण होता है? यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार आ चुका है कि माँ के शरीर में प्रतिदिन कितना यहाँ पर दूध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है 1.5 लीटर 1.5 लीटर होता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में कितने ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है? 10 से 12 वर्ष की अवस्था में जो है कितने ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन इसका दिया गया है कि 50 ग्राम, दूसरा है 60 ग्राम, तीसरा है यहाँ पर 70 ग्राम और चौथा ऑप्शन है इसका 120 ग्राम। तो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में जो है कितने ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 70 ग्राम। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका 70 ग्राम की आवश्यकता होती है यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर अब 6वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है। देखिए, एक वृद्ध शाकाहारी पुरुष को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेना चाहिए? तो एक वृद्ध शाकाहारी पुरुष को जो है वह कितनी मात्रा में दूध लेना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया है 300 ग्राम, दूसरा है यहाँ पर 150 ग्राम, तीसरा है 400 ग्राम और पांचवा है यहाँ पर चौथा है 100 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वृद्ध शाकाहारी पुरुष को जो है यहाँ पर 300 ग्राम की मात्रा, यहाँ 300 ग्राम दूध लेना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब आगे यहाँ पर देखिए, एक वृद्ध मांसाहारी पुरुष को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेना चाहिए? तो 150 ग्राम। यहाँ पर जो है जो शाकाहारी पुरुष को कितना लेना चाहिए? 300 ग्राम। लेकिन यहाँ पर जो एक वृद्ध मांसाहारी पुरुष को जो है प्रतिदिन जो है यहाँ पर 150 ग्राम मात्रा में दूध लेना चाहिए। इसका सही आंसर यह भी हो जाए, यह भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। आगे देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में कितने ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है? यहाँ पर पहला ऑप्शन 50 ग्राम, दूसरा है 60 ग्राम, तीसरा है 70 ग्राम और चौथा है यहाँ पर 120 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 70 ग्राम। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है कि 10 से 12 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी वसा की आवश्यकता होती है? 10 से 12 वर्ष बालक को जो है यहाँ पर प्रतिदिन कितनी वसा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर 35 ग्राम। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से कई क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में जो है यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है कार्बन और हाइड्रोजन और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1:2:2 है, 2:1 है। तो ऑप्शन नंबर बी है 1:2:3 है और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर 1:4:8 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 2:3:4 है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो है यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है यहाँ पर 1:2:1 होता है। इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नोट में देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वह पेड़ पौधों में होता है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वह पेड़ पौधों में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही होता है। तो यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 अब पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तो उन्हें ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर हमें जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तो उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यहाँ पर यह ऑप्शन है
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जमा कार्बोज द्वारा, दूसरा है यहाँ पर CO2 द्वारा, तीसरा पानी द्वारा और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्लोरोफिल द्वारा। तो जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है तो उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जमा कार्बोज के द्वारा। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है जब उन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तो उन्हें ऊर्जा है जमा कार्बोज के द्वारा मिलती है। अब आगे इसमें से 2-3 पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, समान वसा के अणुओं में संश्लेषण में कौन कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? तो यहाँ पर एस्टर बंध बनता है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समान वसा के जो अणुओं में है संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? तो यहाँ पर एस्टर बंध बनता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? तो यहाँ पर सोडियम होगा। जो हमारे शरीर में जो अम्लीयता है तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है तो वह तत्व जो है सोडियम है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 10वां पढ़ते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? यहाँ पर जो है किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 में दिया गया है नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ पर जो है किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो यह आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए, यहाँ पर लेना चाहिए? मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन लेना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा 80 मिलीग्राम। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कितनी मात्रा में आयोडीन लेना चाहिए? तो 80 मिलीग्राम। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11वां। देखिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर मोनोसेकेराइड है? तो ऑप्शन दिया गया है सेलुलोज, यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है यहाँ पर स्टार्च और ऑप्शन डी है यहाँ पर सुक्रोज। तो यहाँ पर देखिए कौन से कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर मोनोसेकेराइड होता है? तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है यह एक मोनोसेकेराइड होता है। तो मोनोसेकेराइड मतलब जो होता है एक अणु शर्करा, डाइसेकेराइड मतलब होता है 2 अणु शर्करा। तो यहाँ पर सिंपली देखिए, आगे यहाँ पर मोनोसेकेराइड के बारे में क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कि मोनोसेकेराइड कहलाते हैं, इन्हें हम एक अणु शर्करा कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो यहाँ जो है मक्का में पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो है मक्का में पाया जाता है और आलू में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर पाया जाता है। तो यह ऑप्शन में से कोई एक ही आएगा। आगे यहाँ से हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है। हमारे रक्त में जो उपस्थित जो है वह सामान्य शर्करा होती है, वह ग्लूकोज है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 12वां पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां है यहाँ पर, कार्बोज का वर्गीकरण किया जाता है उसके पहला ऑप्शन है उसके भौतिक विशेषताओं के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है उसके रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है इसका उसके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कार्बोज का जो वर्गीकरण होता है यहाँ पर उसके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कार्बोज का जो समान सूत्र होता है, इसमें से कई क्वेश्चन यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोज का समान सूत्र कई बार पूछा गया है। तो CH2O होता है, यहाँ पर CH2O होता है, CH2O। देखिए आगे यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 1 ग्राम कार्बोज प्रज्वलित होकर कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा? तो 4 कैलोरी। यहाँ पर जो है 1 ग्राम कार्बोज जो होता है वह प्रज्वलित होकर कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा? तो यहाँ पर 4 कैलोरीज। कार्बोज के संगठन में होता क्या है? यहाँ पर कार्बोज के संगठन में होता है यहाँ पर हाइड्रोक्सी भी होता है, एल्डिहाइड होता है या कीटोन। यहाँ से जो है यहाँ तीनों ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोज संगठन में क्या होता है? तो हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, सुक्रोज पाया जाता है। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है सुक्रोज पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है गन्ना, यहाँ पर ये ना है गन्ना, तो यहाँ पर गन्ना, दूसरा यहाँ पर है पके फल, तीसरा है यहाँ पर किशमिश और चौथा यहाँ से उपयुक्त में सभी। तो सुक्रोज यहाँ पर पाया जाता है।
जो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी में पाया जाता है, या गन्ने में भी पाया जाता है, और पके फल में भी पाया जाता है, और किशमिश में। तो उपयुक्त में से इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर नोट में दिया गया है सुक्रोज क्या है। सुक्रोज एक मोनोसेकेराइड है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सुक्रोज शक्कर की किस शर्करा से बनाई जाती है। देखिए सुक्रोज जो है, सुक्रोज शक्कर की किस शर्करा से बनाई जाती है। गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा में। यहाँ पर गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा से बनाई जाती है सुक्रोज। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14वां है। 14 क्वेश्चन है, देखिए रसांकुर। रसांकुर शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं। पहला यहाँ पर बड़ी आंत में, दूसरा है यहाँ पर छोटी आंत में, तीसरा है अमाशय में, और चौथा ऑप्शन है यहाँ से इनमें से कोई नहीं। तो रसांकुर शरीर के किस भाग में पाई जाती है। यहाँ पर जो है रसांकुर जो है, यहाँ पर रसांकुर जो है, रसांकुर जो है वह छोटी आंत में पाया जाता है। तो किस भाग में पाया जाता है। यहाँ पर छोटी आंत में पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए रसांकुर के जो है प्रमुख कार्य क्या होते हैं। यहाँ पर जो रसांकुर के प्रमुख कार्य कई बार पूछा गया है। तो यह ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज का जो है यहाँ पर अवशोषण करता है। रसांकुर जो है यहाँ पर इसका प्रमुख कार्य होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज का अवशोषण करना। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 15वां पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से पॉलीसेकेराइड का भाग नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो है पॉलीसेकेराइड का भाग नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है स्टार्च है, दूसरा ग्लाइकोजन है, तीसरा सेलुलोज है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर ग्लूकोज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो यहाँ पर जो है स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है, और सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा था कि यह पॉलीसेकेराइड का भाग नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज एक क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है पॉलीसेकेराइड का जो सूत्र क्या होता है। तो C6H10O5 का यहाँ पर पावर n होता है। तो यहाँ पर जो है पॉलीसेकेराइड देखिए इसमें से इसका दिया गया है कि वे पौधों में पाए जाते हैं जिनमें स्टार्च, पॉलीसेकेराइड उसमें पाए जाते हैं जिनमें स्टार्च, सेलुलोज और पेक्टेन आदि शामिल होते हैं। उन्हीं में जो है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन जैसे विभिन्न पॉलीसेकेराइड टूटने पर अत्यधिक घुलनशील और ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सेलुलोज, सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सेलुलोज भी है, स्टार्च भी होता है, ग्लाइकोजन और काइटिन ये सभी जो है, और जैसे विभिन्न पॉलीसेकेराइड जो होते हैं टूटने पर जो है अत्यधिक घुलनशील और ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर अब 16वां पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16वां है। तो माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज के रूप में, दूसरा है लैक्टोज के, तीसरा है फ्रक्टोज के, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सुक्रोज के। तो माँ के दूध में जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह लैक्टोज के रूप में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 17वां, यह कई बार पेपर में आ चुका है। ऑस्टोगलेशिया किस कमी से होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की, या कैल्शियम की, या लोहे तत्व की, या विटामिन ए की कमी से। तो ऑस्टोगलेशिया देखिए किस कमी से होता है। यहाँ पर ऑस्टोगलेशिया जो है यहाँ पर कैल्शियम की कमी से होता है। जो ऑस्टोगलेशिया है नामक रोग है एक प्रकार का, जो यह कैल्शियम की कमी से होता है। अब यहाँ से देखिए ऑस्टोगलेशिया में कौन कौन से क्या हो जाता है शरीर में, यदि यह कमी से होता है या रोग होता है। तो शरीर में जो है यहाँ पर कैल्शियम की कमी के लक्षण के से जो है, कैल्शियम की यदि कमी हो जाता है तो लक्षण से हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर होना होती है, दांत कमज़ोर होना, नाखून टूटना, नसों का खींचना और जॉइंट पेन इत्यादि यहाँ पर जो है यहाँ पर बीमारियाँ होने लगती है। तो यहाँ से कैल्शियम की कमी के कारण। चलिए यहाँ से हम 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन है, किसको डेक्सट्रोज अंगूर शर्करा के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है फ्रक्टोज, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर स्टार्च। तो यहाँ पर जो है किसको डेक्सट्रोज अंगूर शर्करा के नाम से पुकारते हैं।
तो यहाँ पर जो है उसे ग्लूकोज को जो है यहाँ पर डेक्सट्रोज अंगूर शर्करा के नाम से भी पुकारते हैं। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा 18वां का ए। अब यहाँ से देखिए 19 का क्वेश्चन है। 19 डीऑक्सीराइबोस शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? डीऑक्सीराइबोस शर्करा में जो है यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं? पहला ऑप्शन 3 दिए गए है, दूसरा 4 है, तीसरा यहाँ पर जो है 5 है और चौथा यहाँ पर 2 है। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा में जो है कितने कार्बन होते हैं? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा में जो है यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 कार्बन होते हैं। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए डीऑक्सीराइबोस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए डीऑक्सीराइबोस, जिसे डीऑक्सीराइबोस और 2-डीऑक्सीराइबोस के रूप में भी जाना जाता है। तो डीऑक्सीराइबोस को डीऑक्सीराइबोस और 2-डीऑक्सीराइबोस के नाम से भी जाना जाता है। एक पेंटोस शुगर अर्थात यहाँ पर जो है 5 कार्बन परमाणुओं युक्त मोनोसेकेराइड है। जो है यहाँ पर जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा हुआ एक पेंटोस शुगर है, अर्थात 5 कार्बन परमाणुओं युक्त मोनोसेकेराइड है, जो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए का एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस जो है वह डीएनए का ही घटक है। यह पेंटोस शुगर राइबोस से ही प्राप्त होता है। तो यह पेंटोस शुगर राइबोस से प्राप्त होता है डीऑक्सीराइबोस। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 20वां पढ़ते हैं। देखें लास्ट क्वेश्चन है कि यकृत में लगभग कितने ग्राम ग्लाइकोजन जमा होता है? तो यकृत में लगभग कितने ग्राम ग्लाइकोजन जमा होता है? तो पहला ऑप्शन 100 ग्राम ग्लाइकोजन, दूसरा है यहाँ पर 200 ग्राम, तीसरा है यहाँ पर 300 ग्राम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 500 ग्राम ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर जो है यकृत में लगभग कितने ग्राम ग्लाइकोजन जमा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 ग्राम ग्लाइकोजन जमा होता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ग्लाइकोजन में पाचन कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन में जो पाचन होता है वह यकृत में होता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ पर देखिए ग्लाइकोजन स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण के रूप में होता है। मनुष्य में अधिकांश ग्लाइकोजन कंकाल की जो मांसपेशियाँ है 500 ग्राम, लगभग 500 ग्राम और यकृत में 100 ग्राम में संग्रहित होती है। चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो कोई आपके यहाँ पर दोस्त यार हो उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसका अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यहाँ पर PDF का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिए गए उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।